Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today, our chapter is fifth chapter, organizing. लास्ट हमने प्लानिंग कंप्लीट किया. अब हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आप देख सकते हैं कि हम कैसे बिजनेस में प्लानिंग, हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ऑर्गेनाइजिंग जो है वो सेकंड फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का. प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग आता है. जब सब कुछ प्लान कर लिया जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. मींस जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करते हैं. जितनी भी पोस्ट हैं, जितने भी पर्सन रिक्वायरमेंट है हमको बिजनेस के लिए या काम करने के लिए, वर्किंग जो पार्टनर्स पर्सन हमको चाहिए, तो वो हम क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं. अगर आपने प्लानिंग अच्छी की है उसका कोई मतलब नहीं रहता अगर आप ऑर्गेनाइजिंग अच्छी नहीं करते तो यहाँ देखिए कह रहा है, ए पुअर ऑर्गेनाइजेशन कुड रन ए product into ground, and that a ground organization which has comparatively product could run a good product of the manner of the management. एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्ट जो है ग्राउंड पे ही रहेगा. एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, गुड ऑर्गेनाइजेशन से जो कंपैरेटिवली अपने प्रोडक्ट को हाई पॉइंट तक, ऊपर तक लेकर जा सकता है. आफ्टर हैविंग डिसाइड अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाती है डिजाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग. उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. The process of determining what activity are to be conducted, how the activity are to be grouped, how responsibility and authority are to be delegated, and who report to whom. तो इस ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि हमको क्या जो है हम ग्रुप में काम को बांट देते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, किस पर्सन को क्या अधिकार, राइट, अथॉरिटी मिली होगी, कौन से पर्सन की क्या ड्यूटी बनती है. मतलब कि काम को सौंपा जाता है, रिसोर्सेज को सौंपा जाता है और रिपोर्ट करना होता है लो लेवल वाले पर्सन को अपने सुपीरियर को, या हम कह सकते हैं कि सुबॉर्डिनेट कौन है, सुपीरियर कौन है. ये जब डिसाइड हो जाता है तो हम कह देते हैं कि वहां ऑर्गेनाइजिंग हमारी हो रही है. डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आप देख सकते हैं यहाँ. अकॉर्डिंग टू हेने, ऑर्गेनाइजेशन इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पज और पर्पजेस. ऑर्गेनाइजेशन जो है हार्मोनियस एडजस्टमेंट है जो कि स्पेशलिस्ट पार्ट में हम कह सकते हैं कि हर पर्सन का अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से रिलेटेड, कॉम्प्लिशन से रिलेटेड जो है कुछ जो कॉमन पर्पज वाली जो होती है उनको इकट्ठा कर देना, वो सारी एक्टिविटी में डिवाइड करना जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है. दूसरी हेमन के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन देख सकते हैं. Organization is the structure framework within which various efforts are coordinated and related to each other. Organization जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है और इस तरीके से जो है उनमें रिलेशन बना दिया जाता है एक दूसरे के अंदर. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में हम ग्रुपिंग करते हैं, हम पर्सन के जो सेम एफर्ट वाले होते हैं वो एक जगह पर बना देते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट के वर्क हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट हैं उनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो है वो बना देते हैं.
कौन क्या काम करेगा, किसको क्या जवाब देना होगा, कौन किसका सुबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, तो ये सारे काम जो है हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट पॉइंट हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। काम को बांटना, बंटवारा करना कि किसको क्या काम करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन का बेस है। इन अदर वर्ड्स देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो काम बांटता ना हो। अंडर डिवीजन ऑफ वर्क द एंटायर वर्क ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट्स। काम का जब हम बंटवारा करते हैं तो सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड या मैनी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब वर्क। फिर आगे हर डिपार्टमेंट का काम आगे छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, तो हम इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड हमारा है कोऑर्डिनेशन। अंडर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन आर असाइन्ड डिफरेंट वर्क but the aim of all these person happen to be the same। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंट पर्सन भी क्या है असाइन किए जाएंगे, ड्यूटी पर लगाए जाएंगे और उनको डिफरेंट डिफरेंट वर्क जो है दे दिया जाएगा। बट एम क्या है, सभी पर्सन को अलग अलग काम देने का पर्पज क्या है, मेन उनका मकसद क्या है, यही कि ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के या एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करना। Organization ensure that the work of all the person depend on each other's work even though it happen to be different। ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि जो भी सारे पर्सन्स हैं उनके ऊपर जो है काम जो है एक दूसरे पर डिपेंड होता है। मतलब कि जैसे मैं कहूँ कि हमारा प्रोडक्शन करना है, हमने क्या करना है, चीजों को बनाना है और बेचना है। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर ये चीजों को बनाने और बेचने से रिलेटेड जब मैं डिवाइड कर देती हूँ वर्क, तो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, साथ ही साथ मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ मैंने क्या करा कि एक परचेज डिपार्टमेंट है जो परचेज करेगा मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस मटेरियल जो परचेज किया रॉ मटेरियल उसको प्रोडक्शन कराएगा। तो साथ ही साथ फिर वो एक सेल मैंने डिपार्टमेंट है जो सेल कराएगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं जो मार्केटिंग करेगा उसकी, एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है जो एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो इस तरह से एक पर्सन का काम जो है वो दूसरे पे डिपेंड है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एक दूसरे पर डिपेंड होने के ऊपर क्या होगा कि अगर एक पर्सन अच्छे से काम करेगा तो दूसरा भी आगे अपना अच्छे से काम कंप्लीट कर पाएगा। अगर परचेज डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन करने के लिए जो मटेरियल की नीड है वो ही परचेज नहीं किया तो वो पर्सन कैसे अपने काम को सही से नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे कर पाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर एक पर्सन सही से काम कर रहा है तो आगे भी स्मूथली जो है बिजनेस रन होता रहेगा, काम जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी जो है एस्टैब्लिश किया जाता है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही एक बिजनेस में कोऑर्डिनेशन आता है। थर्ड पॉइंट हमारा है प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स। तो पर्सन्स के एक पर्सन नहीं होता यहाँ पर, ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं तो बहुत सारे पर्सन होते हैं, उनको इस तरीके से काम में लगाना ताकि सबका पर्पज जो है कॉमन पर्पज के लिए वो असेंबल हुए हैं तो वो अपने उसको ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। एन इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर एक अकेला पर्सन होता है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि कामों को बांटना और उसके में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज जो है वो सेट करना और साथ ही साथ किसका कौन सबॉर्डिनेट है, किसका कौन सुपीरियर है, इसके बारे में बताना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव। देयर आर वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म बट ऑल द मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ए जनरल ऑब्जेक्टिव। सबका अपना काम हर कोई करेगा, लेकिन काम करने के साथ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हुए उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो एक ही होगा कि फर्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्यों काम कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम सेल करके प्रॉफिट कमा पाए।
परचेज डिपार्टमेंट क्यों करेगा? ज्यादा माल मात्रा में बनवा पाऊं, उससे ज्यादा मात्रा में सेल करके प्रॉफिट कमा पाए। तो सबका जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर रहता है। फिफ्थ हमारा फीचर है ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की मशीन कहा है, मतलब कि ये एक तरह से मशीन की तरह काम करता है। It is that machine in which no part can afford to be ill-fitting or non-functional. In other words, if the division of work is not done properly or posts are not created correctly, the whole system of management collapse. तो ये कहता है कि जैसे एक मशीन में कोई गलत पार्ट जुड़ जाए या कोई पार्ट नहीं हो तो उसकी वजह से वो सही से काम में नहीं लाई जा सकती। सेम अगर डिवीजन ऑफ वर्क, काम को जब बांटा है तो उसमें अगर आपको कोई भी अपने काम का डिवाइड करते टाइम करेक्ट काम जो है पर्सन के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज के नहीं दिया है, या पर्सन को उसके चॉइस के अकॉर्डिंग काम नहीं दिया है, या गलत पर्सन को कोई अलग काम दे दिया है जो उसको वो कर ही नहीं पाएगा, तो वो हमारा जो है गलत जो है पार्ट जुड़ चुका है, जिसकी वजह से हमको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मैनेजमेंट के पूरे सिस्टम को चलाने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसीलिए जैसे एक मशीन में गलत पार्ट जुड़ने से या पार्ट ना होने की वजह से वो नहीं चल सकती, सेम मैनेजमेंट में भी अगर एक भी पार्ट, एक भी पर्सन, एक भी एम्प्लॉय जो है हमारा गलत जुड़ जाता है या फिर नहीं होता है तो हम उसकी वजह से काम जो है नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह ये मशीन की बात करता है। सेकंड हमारा आता है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग के क्या फायदे हैं आप देख सकते हैं। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जब काम को हम डिवाइड करेंगे पर्सन्स के अकॉर्डिंग, पर्सन की जॉब के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं कि उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा। तो जब काम पर्सन को डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट देंगे, तो क्या होगा कि पर्सन जो है उस चीज का स्पेशलिस्ट बन जाता है, क्योंकि उसकी थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर उस काम में है तो वो उस काम को बार बार करता रहेगा, तो एक दिन जो है उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो स्पेशलिस्ट जब पर्सन बन जाता है तो वो इतना स्पीडली काम करता है और क्वालिटी जो आती है वो और भी ज्यादा अच्छी आती है। तो अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटी आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्क और जॉब। फॉर ऑल द सब वर्क कंप्लीट and people are appointed who become expert by doing a particular job time and again. In this way maximum work is accomplished in the minimum span of time and organization get benefit of specialization. वही चीज है ये कि पर्सन को जब अपॉइंट किया तो वो क्या होगा, उसका एक्सपर्ट बन जाएगा। जब एक काम को बार बार करता जाएगा तो मैक्सिमम वर्क जब वो कर पाएगा और क्या होगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम और अच्छी क्वालिटी का जब वो कर पाएगा, तो यहाँ पर हमको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये सेट कर दिया कि पर्सन कौन किसका सबॉर्डिनेट, कौन किसका सुपीरियर, किसकी क्या अथॉरिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर पर्सन को जब काम बट गया है उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, अगर कोई भी काम गलत होता है तो उसी पर्सन को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा जिस पर्सन ने वो काम करने की जिम्मेवारी ली थी या जिस पर्सन को काम सौंपा गया था। तो यहाँ पर जो है वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो क्लियर होते हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि उनको पता है कि कौन किसका सुबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, किसको जवाब देना है, किसको रिपोर्ट करना है। तो ये चीज भी यहाँ क्लियर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके अंदर हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। कहने का मतलब है कि जब सब पर्सन बांटे गए हैं, सब काम बांटा गया है, सब रिसोर्सेज को एलोकेट किया गया है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जब हम सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर डिवाइड कर देते हैं तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं जाता है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है हर रिसोर्स का। तो वेस्टेज होने की जो है संभावना खत्म हो जाती है यहाँ। नेक्स्ट हमारा है अडॉप्शन ऑफ टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ एडॉप्शन एनी चेंज कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब कि फ्यूचर में आपको कोई भी
बिजनेस इन्वायरमेंट में देखिए आप चेंजेस तो आते ही रहते हैं। जब बिजनेस में चेंजेस आते हैं तो आपके बिजनेस को उन चेंजेस को करना ही पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज आया है। तो इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है तो आप जब उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंज लाते हैं, तो अगर ऑर्गेनाइजिंग होता है तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हेल्प मिलती है उसमें चेंज करने की। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जब पर्सन को उनको काम के लिए अवेयर कर दिया जाता है तो वो अपने बॉस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो क्या होता है कि हम इजीली जो है चेंज अडेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस मेक द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ adjustment any changes connected with the post of the employees. This become possible only of the fact that there is a clear scalar chain of authority for the managers right from the to the lower level. Whenever a managerial post falls vacant, it is immediately filled up promotions. Since every subordinate will aware of the working of his boss, their difficulty for is taking up the new post. तो ये कहता है कि जैसे ही अगर एक पर्सन काम कर रहा होता है तो बीच में कोई छोड़ के चला गया, खाली पोस्ट रह गई, तो जल्दी से उसको फिल कर दिया जाता है, या फिर जो नीचे पर्सन है तो वो सुबॉर्डिनेट जो भी होंगे उनको ही प्रमोशन दे दी जाएगी। तो हर कोई पर्सन जो है अपने आप को ऊपर पोस्ट में देखना चाहता है, नए पोस्ट में लाना चाहता है, तो वो अपने बॉस के लिए ही अवेयर रहता है, वो जैसा कहता है उसको वैसा ही काम करते हैं। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि जब कोई पर्सन बाहर से भी अगर लगाया जाए तो क्या है कि पूरे डिपार्टमेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस पर्सन की वैकेंट सीट है बस वहीं पर ही लाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम करने का तरीका है, प्रशासन है, संचालन जिसको हम कहेंगे, वो जो है एक इफेक्टिव वे में रहता है। जैसे कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी मैनेजर डिसाइड है कि किसने क्या काम करना है। तो जब हर पर्सन को अपने राइट पता है, हर पर्सन को अपना काम पता है, तो वो हर कोई क्या है अपना अपना काम पता होने के बाद क्या है अपने काम को ही करेगा। तो साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जब पर्सन अपना काम अच्छे से कर रहा है और जो हमारे सुपीरियर हैं वो क्या है अपने सुबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो काम जो है वो इफेक्टिव तरीके से होगा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव टाइमली कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल कौन, जो पर्सन्स हैं उनका डेवलपमेंट होना, मतलब कि जब पर्सन अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो उनको क्या है हम अपने टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, टारगेट अचीव कर लिया, ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, तो आपका क्या है प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, तो आप अपने पर्सन्स की सैलरी भी जो है बढ़ाते रहते हैं, जिससे उनको अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है। साथ ही साथ जैसे जैसे आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट अचीव होगा, ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाएंगे, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन जब डेवलप करेगा तो साथ ही साथ जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाला पर्सन्स हैं उनका एनवायरनमेंट भी हम सुधारेंगे, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी हम सुधारेंगे, तो वो जो है उनका भी डेवलपमेंट होता है, उनको भी बोनस मिलना शुरू हो जाता है, अच्छी अच्छी जो हम कह सकते हैं कि उनका डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। और साथ ही साथ पर्सन को जब काम मिला है उसके अकॉर्डिंग, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर स्पेशलाइज्ड जो एक्सपर्ट की क्वालिटी जो है उसके अंदर आ जाती है, तो वो कहीं भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कहीं और भी जाना चाहता है तो वो इजीली उसको काम मिल जाता है, क्योंकि वो उस काम को करने में परफेक्ट हो चुका है, एक्सपर्ट हो चुका है। तो हर तरह से जो है हम अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन से डेवलपमेंट होता है पर्सनल का। साथ ही साथ एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ देखते हैं 7th पॉइंट। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ दोनों बातें उसमें ही क्लियर मैंने वैसे कर दी हैं, आप अगर और अच्छे से करें तो देख सकते हैं कि बिजनेस का भी एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगी जब ऑब्जेक्टिव अच्छे से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलने की वजह से पर्सन सेटिस्फाई हैं और पर्सन जो है आपके वहीं पर काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो रही है, आपका ऑर्गेनाइजिंग और बड़ी हो रही है। पहले आप थोड़ा प्रोडक्शन करते थे, अब आप अपना धीरे धीरे टारगेट जो है ऑब्जेक्टिव जो है बढ़ाते जाएंगे, तो क्या है ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर रहेंगे, प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे, तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, उसका भी डेवलपमेंट यहाँ होगा।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से एक पर्सन जो है वो अपने बिजनेस को बहुत ऊंचा ले जा सकता है। अगर ऑर्गेनाइजिंग जो है अच्छी होती है तो प्लानिंग भी, अगर हम कहें कि जो हमने प्लान किया है उसको रियलिटी में चेंज करने के लिए जो बात की जाती है वो ऑर्गेनाइजिंग से ही हेल्प मिलती है उसको करने में। और जैसे एक ह्यूमन बॉडी में बोन का काम होता है, बोन जो है स्ट्रक्चर बनाती है पर्सन्स का, तो सेम वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग भी एक बोन की तरह, हड्डियों की तरह है जो कि मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर जो है उसको खड़ा कर देती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस भी है और ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप भी है। दो रेलिवेंट जो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट्स आ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस कैसी है। तो हम यहाँ फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का कि प्रोसेस कैसे है, तो आप ये देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग को करने के लिए एक सिंगल वर्ड हम फंक्शन जो है नहीं करते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपने प्लानिंग की एक प्रोसेस करी थी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद जो है काम को किस तरीके से करना है, हम एनालाइज करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हमारे प्लान्स के जो, फिर उसमें से चूज करते थे अल्टरनेटिव्स में से, सिलेक्टिव को सिलेक्ट करते थे एक बेस्ट अल्टरनेटिव। तो इस तरीके से जो प्रोसेस उसमें होती है, सेम इसमें भी क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में भी एक प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इट हैज बीन कंसर्न्ड एज ए प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट ए फंक्शन that can be performed at a stroke but it is chain of various function। इसके अंदर खाली एक फंक्शन नहीं है जो परफॉर्म किया जाएगा, इसमें अंदर बड़े सारे फंक्शन होंगे जो कि एक चेन बन जाती है। इट इंक्लूड गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटी एंड ग्रुपिंग देम, डिटरमाइनिंग इंस्टेंट एक्टिविटीज। तो हम क्या है, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी एक्टिविटी जो है जिसको ज्वाइन करके जो है एक ऑर्गेनाइजिंग बनती है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो देख सकते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा। इसके अंदर क्या है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन कंडक्ट is deeply affected by the coordination of work, condition of work, their competency and capabilities, changes in the internal and external environment of the organization. The process of organizing has also to be changed according these changes। तो इसके अंदर पर्सन की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना, और हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो है इसको किया जाता है, तो उसकी डीपली अफेक्ट करती है वो पर्सन्स को, तो उसकी कंडीशन ऑफ वर्क को, उनकी कैपेबिलिटी को, उनकी क्षमता को, कॉम्पिटेंसी को, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस आते हैं उनको, तो सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंग चेंजेस, अकॉर्डिंग दीज चेंजेस, तो ये चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज भी करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है और ये डायनेमिक एलिमेंट है, मींस चेंज करने पर इसको चेंज भी हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ, ऑर्गेनाइजिंग as a structure of relationship। According to this concept, organizing is related in a structure of relationship। इसके अंदर जो है रिलेशनशिप बनाया जाता है, जैसे कौन किसका सुबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, म्यूचुअल रिलेशन रहते हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम दिया जाता है, तो उनको उनके अंदर भी रिलेशनशिप बनाया जाता है कि कौन पहले काम कंप्लीट करके किसको आगे सौंपेगा, उसके बाद आगे वो पर्सन क्या काम जो है उनके अंदर रिलेशन बना दिए जाते हैं। अंडर दिस वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड और एस्टेब्लिश द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग ऑन वेरियस पोस्ट, देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफाइंड, रिलेशनशिप ले डाउन एज टू हु इज टू सुपीरियर एंड हु इज टू subordinate, various posts and different department of the organization are mostly permanent। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे हैं, डिफरेंट पोस्ट जो हमारी हैं, तो वो जो है परमानेंट कर दी जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड स्टैटिक एलिमेंट। एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप, फर्स्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इनफॉर्मल। तो यहाँ पर हम पर्सन्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी अथॉरिटी है,
जो हमारे काम जो है सबॉर्डिनेट कौन है, सुपीरियर कौन है, और उनके अंदर फॉर्मल रिलेशन जो ऑफिशियल रिलेशन जो है हम कह सकते हैं वो बनाए जाते हैं, और इनफॉर्मल जो अपने आप से बन जाए रिलेशन वो हमारे बनाए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है हम आगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डीपली जो है आगे हमारे कंसेप्ट जो आएगा। नेक्स्ट हमारा है इन दोनों कंसेप्ट जो अभी हमने किया है कि प्रोसेस वाला और दूसरा पॉइंट हमारा रिलेशनशिप वाला, इन दोनों में क्या कंपैरिजन करें तो देखें। As far the similarity between both the concept is concerned, business organization in looked upon a group of different part under both the concept। तो दोनों कंसेप्ट जो हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के में ग्रुप बना रहे हैं। दीज पार्ट आर बोथ टेंजिबल ऑफ द ह्यूमन मटेरियल मशीन एंड मनी एंड इनटेंजिबल लाइक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। दोनों पार्ट ही कुछ उसमें टेंजिबल है जिसको हम कह सकते हैं कि देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मशीनरी है, मैन है, मनी है, मटेरियल है। तो इन सबको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये इनको जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें हम उनको ठीक करते हैं, मींस ऑर्गेनाइजिंग इनकी की जाती है। साथ ही साथ इंटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे कि ऐसे पार्ट जैसे कि अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। क्या अथॉरिटी आपको दिखती है? क्या वो राइट आपको दिख रहा है? नहीं, लेकिन वो महसूस किया जा सकता है। एंड फंक्शन of the objective, both the concept lay stress upon the establishment of relationship between these two parts। तो दोनों पॉइंट ही जो है रिलेशनशिप के और हमारा साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस वाला पॉइंट है, दोनों कंसेप्ट को ही जरूरी है इसके लिए। तो ये दोनों पॉइंट तो थे सिमिलैरिटी के, लेकिन अगर हम बात देखें कंट्रेरी के, या हम कंपेयर करने की बात करें, तो according to the concept of organizing as process, organizing is the function which continue throughout the existence of enterprise, change go on taking place in it। Here man is the central point, in other words many factors affect them of changes have to be introduced accordingly। तो यहाँ पर जो है बात जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की गई है तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एंटरप्राइज के लिए जो जो कामों की जरूरत होगी, जो भी चेंजेस होंगे उनको बीच में लिया जाएगा। एक मैन को एक सेंटर पॉइंट माना है और मैन्युफैक्चर जो है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं उससे। और दूसरी तरफ अगर हम ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग जो है एस्टेब्लिश की जाती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी of each post are determined, therefore here under the concept more attention is paid to the post which are stable than to man। तो यहाँ पर उस पोस्ट को ज्यादा अटेंशन दी गई है जो जिस पोस्ट पर है, क्योंकि उस जिस पर्सन के अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि जिसके पास राइट है, तो उसको ही मेन अटेंशन दी गई है एक अकेले मैन के कंपेयर में। तो अटेंशन इज पेड टू पोस्ट विच आर स्टेबल, जो ज्यादा पोस्ट स्थिर है, मींस जो लंबे समय तक वहां पर काम कर रहा है, वो जो है ज्यादा राइट और जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है एक मैन के कंपेयर में। तो ये जो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है यहाँ पर कि एक तो स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप का और दूसरा हमारा क्या है ऑर्गेनाइजिंग ए प्रोसेस का। तो यहाँ तक आज हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। थैंक यू एंड बाय बाय। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, कमेंट कर सकते हैं मुझे। बाय बाय।